लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी जहां राजीव शर्मा अपनी पत्नी मोनिका और दोनों बच्चे सुहानी और ईशान के साथ रहता था। राजीव एक ईमानदार, जिम्मेदार और शांत स्वभाव वाला इंसान है, लेकिन मोनिका शर्मा अत्यधिक आत्ममुग्ध, सुंदरता पर घमंड करने वाली महिला। मोनिका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घमंडी। उसे अपनी सुंदरता का बेहद अभिमान था। राजीव और मोनिका की शादी को 8 साल हो चुके थे। राजीव एक सरकारी कर्मचारी था, सीधा साधा, ईमानदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। राजीव ऑफिस से लौटा तो मोनिका फिर से आईने के सामने बैठी अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। राजीव थका हुआ आता है। मोनिका, जरा बच्चों को खाना खिला दो, मैं ऑफिस से सीधा आया हूँ, बहुत भूख लगी है। मोनिका बिना देखे, तुम ही तो कहते हो कि मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, तो क्या मैं सब छोड़ दूँ? राजीव धीमे स्वर में, खूबसूरती तो तब अच्छी लगती है जब उसमें अपनापन हो। चलो मैं ही खिला देता हूँ। बच्चे पास में बैठकर टीवी देख रहे थे, माँ से कोई संवाद नहीं। सुहानी 6 साल की थी, लेकिन वो माँ से दूर रहती थी। ईशान भी सिर्फ पापा से ही चिपका रहता। मोनिका को अक्सर लगता था कि वह और बेहतर जीवन की हकदार है। राजीव उसे बोरिंग लगता। राजीव मोनिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन मोनिका को प्यार से ज्यादा प्रशंसा चाहिए थी। मोनिका आईने में खुद को निहारते हुए, लोग तो आज भी मुझे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहते हैं। राजीव बस एक क्लर्क है, उसकी सोच भी छोटी है। राजीव मुस्कुराते हुए, तुम ब्यूटी क्वीन हो, लेकिन मेरी जिंदगी की रानी भी हो। मोनिका अनमने भाव से, रानी? एक छोटा सा घर, वही पुरानी नौकरी, वही थका हारा आदमी, मैं क्या इसके लिए बनी? राजीव ठहर गया। उसने चाहा कि कुछ बोले, लेकिन चुप रह गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मोनिका का व्यवहार बदलने लगा। वो घर की जिम्मेदारियों से बचने लगी, बच्चों की परवाह कम और अपने मेकअप, दोस्तों और मोबाइल में ज्यादा खोई रहने लगी। उसे लगता था कि वह किसी भी पुरुष को अपने रूप से आकर्षित कर सकती है, और राजीव जैसा सीधा पति उसके लेवल का नहीं। राजीव का कॉलेज का पुराना दोस्त रॉकी एक दिन अचानक मिलने आया। रॉकी अग्रवाल चुलबुला, आकर्षक पर चालाक था। वो एक आधुनिक सोच वाला और थोड़ा आवारा किस्म का इंसान था। वो काफी स्मार्ट, स्टाइलिश था। रॉकी ने मोनिका को ऐसे देखा जैसे वो किसी ट्रॉफी को देख रहा है। रॉकी हंसते हुए, राजीव यार, तेरी बीवी तो वाकई मॉडल जैसी है, तू किस्मत वाला है। मोनिका हंसकर, अब मत कहो वरना इन्हें और जलन हो जाएगी। मोनिका को ये नजरें पसंद आई। मोनिका पहली ही मुलाकात में उसकी बातों से प्रभावित हो गई। वह जब तब राजीव के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे मोनिका और रॉकी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राजीव को कभी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे अपने रिश्तों पर भरोसा था। मोनिका को रॉकी की बातों में मजा आने लगा। वो उसे वह सब कहता जो राजीव कभी नहीं कह पाया। तुम बहुत हसीन हो, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं। मोनिका का दिल बहल गया और उसे लगने लगा कि रॉकी ही उसका सच्चा हमसफर है। अब रॉकी का आना जाना बढ़ने लगा। राजीव दोस्ती का लिहाज रखता रहा, वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। मोनिका और रॉकी अब अकेले में बातें करने लगे। रॉकी का आना जाना मोनिका को अच्छा लगने लगा था। वह उसे फूल, गिफ्ट्स और तरह तरह की बातें करता। रॉकी, मोनिका, तुम्हें राजीव जैसा आदमी कैसे झेलना पड़ रहा है यार, तुम तो किसी रानी जैसी हो। मोनिका हंसते हुए, बस किस्मत की बात है, वैसे तुम्हारे साथ वक्त काटना अच्छा लगता है। राजीव को रॉकी पर पूरा भरोसा था। एक दिन रॉकी ने राजीव से कहा, रॉकी यार, अगर कभी बाहर जाना पड़े तो बेफिक्र होकर जा, मोनिका और बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे। राजीव ने विश्वास कर लिया। मोहल्ले की औरतें सब नजर रखती थी। वो मोनिका और रॉकी के बढ़ती नजदीकियों पर आपस में खुसर फुसर करने लगी।
ये चर्चा जब मोनिका की पड़ोसन कमला काकी के कान में गई तो उन्होंने मोनिका को समझाना चाहा। पड़ोसन कमला काकी, मोनिका, लोग तुम्हारे और रॉकी के बारे में बातें बना रहे हैं, जरा संभल कर। मोनिका तीखे स्वर में, लोगों की सोच तो हमेशा नीचे ही होती है। ये मेरी जिंदगी है और मुझे किस प्रकार जीनी है ये मैं तय कर लूंगी। लोग नहीं, इधर। राजीव धीरे धीरे टूट रहा था। एक रात उसने पूछा, राजीव, क्या मैं तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? मोनिका तुनक कर, अगर कोई और मेरी तारीफ करता है तो तुम जलते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास ना तो वैसा स्टाइल है ना रुतबा। एक दिन राजीव को ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वह बच्चों को प्यार से गले लगाकर गया। उसने बच्चों के साथ मोनिका को छोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं, पर प्लीज बच्चों के लिए सब संभाल लेना। मोनिका कुछ नहीं बोली। वो पहले ही अपने निर्णय पर पहुंच चुकी थी। उसी रात वह रॉकी के साथ भाग गई। लेकिन जब राजीव वापस लौटा, घर सूना था। घर का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ा। अलमारी खाली, जेवर गायब। मोनिका और राजीव की एक पुरानी फोटो पलंग के नीचे मिली। मोनिका के कपड़े नहीं थे। बच्चों की आंखें रो रो कर सूज गई थी। सुहानी रोती हुई पापा मम्मी रॉकी अंकल के साथ चली गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनिका घर छोड़कर रॉकी के साथ भाग चुकी थी। साथ में ना तो बच्चों को लिया और ना ही कोई संदेश छोड़ा। राजीव के हाथ से बैग गिर गया। वो कुछ नहीं बोला, बस फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी और ईशान रोते हुए कोने में बैठे थे। सुहानी कहती है, पापा मम्मी हमें छोड़ गई। राजीव ने बच्चों को गोद में उठाया, आंसुओं को दबाकर बस इतना कहा, अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और पापा भी। अब एक पिता का माँ के रूप में संघर्ष शुरू हुआ। राजीव टूट सा गया था, लेकिन अपने बच्चे 6 साल की सुहानी और 4 साल के ईशान को देखकर उसने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि अब वही माँ भी बनेगा और पिता भी। संघर्ष की डगर शुरू हो गई थी। समाज ताने देता रहा, लेकिन राजीव ने कभी हार नहीं मानी। अब घर में सिर्फ राजीव और 2 बच्चे थे। सुबह जल्दी उठना, वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, ऑफिस जाना, शाम को उनके होमवर्क करवाना, रात को कहानियां सुनाकर सुलाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन माँ का नाम सुनते ही चुप हो जाते। राजीव ने बच्चों को सिखाया कि माफ करना महानता है, लेकिन धोखा देना सबसे बड़ा अपराध। राजीव एक दिन सुहानी से कहता है, बेटा तुम्हारे पापा ही अब तुम्हारी माँ भी हैं। सुहानी कहती, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, माँ नहीं चाहिए हमें अब। पड़ोसी अफवाहें उड़ाते, लेकिन राजीव किसी को जवाब नहीं देता। लोग बातें बनाने लगे, पड़ोसी ताना मारते, कुछ सहानुभूति जताते, पर राजीव ने किसी से कुछ नहीं कहा। कमला काकी राजीव का दर्द अच्छी तरह समझ रही थी। वो राजीव और बच्चों की सहायता करती और राजीव को सांत्वना देती। बेटा ये समाज तो टूटे घरों की रोटियां सेकता है। बच्चों के लिए मजबूत बनना अब तुम्हारे ही भरोसे उनकी जिंदगी है। राजीव ने बच्चों के लिए खाना पकाना सीखा, बालों में तेल लगाना सीखा, यहाँ तक कि सुहानी को स्कूल फैंसी ड्रेस में तैयार करना भी। उधर मोनिका और रॉकी ने शहर के दूसरे हिस्से में एक फ्लैट किराए पर लिया। उसने रॉकी के साथ एक अलग जिंदगी बसाई। शुरू शुरू में सब ठीक था। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा मोनिका ने सोचा था। आज़ादी, शॉपिंग, घूमना फिरना। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक और अच्छा लगा, लेकिन 1 वर्ष बीतते बीतते रॉकी बदल गया। उसे नई लड़कियों में दिलचस्पी आने लगी। वो मोनिका को तवज्जो नहीं देता था, ताना देता, मारता पीटता भी था। वो देर रात तक बाहर रहने लगा, गुस्से में रहता, मोनिका से झगड़ता। एक दिन रॉकी ने साफ साफ कह दिया, तुम जैसी औरत जिसने पति और बच्चे छोड़ दिए, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मुझे क्या पता मेरे गैर मौजूदगी में तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा हो। मोनिका गुस्से में तिलमिलाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम रॉकी?
मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा और आज तुम मुझ पर ही लांछन लगा रहे हो। रॉकी हंसते हुए, गलती की और अब भुगतो। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मुझे तुम में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मोनिका हक्की बक्की रह गई। मोनिका गुस्से में, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। रॉकी ठहाका लगाते हुए, मोनिका मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जिंदगी के मजे लेना चाहती थी क्योंकि तुम राजीव से बोर हो चुकी थी और मैं भी तुम्हारी सुंदरता पर फिदा हो गया था। लेकिन अब मुझे वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मोनिका को तब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन रॉकी उसे पूरी तरह छोड़कर चला गया। मोनिका ना तो समाज में मुंह दिखाने लायक बची, ना ही कोई उसका सहारा था। मोनिका बेसहारा हो गई। अब अकेले में कई बार बच्चों की तस्वीरें देखती, रोती, कभी पुराने जन्मदिन की वीडियो देखती। उसकी आत्मा में ग्लानि घर कर गई थी। वो मन ही मन खुद को धिक्कारती। मैंने अपनी सुंदरता पर गर्व किया था, लेकिन आज वो ही चेहरा मेरे बच्चों के लिए एक अजनबी बन चुका है। क्या एक माँ इतना गिर सकती है? हाँ, मैं गिरी हुई हूँ और अब हर सांस एक सजा है। उधर राजीव की प्रशंसा सबके मुंह से सुनी जाने लगी। सब मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक पिता जो माँ भी बना। राजीव शर्मा की कहानी हर पिता को प्रेरणा देगी। राजीव को एक सरकारी पुरस्कार मिलने वाला था, सिंगल पेरेंट ऑफ द ईयर। अखबारों में हेडलाइन छपी। इन समाचारों से मोनिका फिर एक बार खुद को धिक्कारने लगी। आखिर एक दिन साहस करके राजीव के घर लौट आई। मोनिका टूट चुकी थी। आज वह इस घर पर लौट रही थी जिसे वह ठुकरा कर चली गई थी, क्योंकि अब उसके पास ना घर था, ना इज्जत, ना कोई सहारा। मोनिका ने बहुत हिम्मत करके राजीव का दरवाजा खटखटाया। राजीव ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक शांति। राजीव उसे देखकर चौंक गया। अब मोनिका के चेहरे पर कोई चमक और सुंदरता नहीं बची थी। वो सूखकर कांटा बन गई थी और पछतावे की आग में जल रही थी। मोनिका की दयनीय हालत देखकर राजीव का मन दया से भर गया, लेकिन क्रोध की जगह उसके चेहरे पर करुणा थी। राजीव को देखते ही मोनिका उसके पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। राजीव, क्यों आई हो अब मोनिका? मोनिका रोते हुए, माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर गई। मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो, मैं हार गई हूँ। राजीव, तुम थक गई हो मोनिका। राजीव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे। उसने मोनिका को अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन जो रिश्ता टूटा है वो फिर से वैसा नहीं बनेगा और हमारे बच्चों के दिलों में जो जख्म है उन्हें भरने में भी वक्त लगेगा। राजीव अब भी शांत रहा। उसने कभी मोनिका को ताने नहीं दिए, बस एक जीवन साथी की तरह अपना कर्तव्य निभाता रहा। मोनिका घर में रहने लगी, लेकिन बच्चे उसे देखकर दूर हट जाते। वो उनके लिए खाना बनाती, गिफ्ट लाती, पर दोनों चुप रहते। वो रसोई में काम करती, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती। अब उनके चेहरों पर ना तो अपनापन था, ना ही नफरत, सिर्फ एक अजनबी जैसी नजर। रिश्ते सिर्फ सुंदरता और दिखावे से नहीं निकलते, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और सच्ची भावना से बनते हैं। एक बार टूटे रिश्ते जुड़ तो सकते हैं, पर पहले जैसी चमक लौटे ये आवश्यक नहीं। एक दिन ईशान बोला, आप हमें छोड़कर क्यों गई थी? क्या हम अच्छे नहीं थे? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुहानी सख्ती से जवाब देती है, अब मत कहो हमें बेटा। हमारे लिए माँ सिर्फ तस्वीरों में होती है, हकीकत में नहीं। हमारी माँ तो हमें कभी छोड़ नहीं सकती थी। ये तो बस मोनिका है। मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। मोनिका हर रात रोती। उसने राजीव से कहा, क्या मैं कभी फिर से उनकी माँ बन पाऊंगी? राजीव, मैं सब सह लूंगी, पर बच्चों की बेरुखी सहना सबसे मुश्किल है। राजीव ने कहा, ये परछाइयाँ तुम्हारे अतीत की हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता, बस सच्चाई से जिया जा सकता है। माफ करना आसान है, पर फिर से भरोसा पाना सबसे
मुश्किल। समय बीतता गया। मोनिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह और हर दिन उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन बच्चों ने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया। वे शिष्ट थे लेकिन दूर थे। मोनिका कई बार रोई, उनके पास जाकर गले लगाने की कोशिश की, पर दोनों हमेशा चुपचाप दूर हट जाते। बच्चे कभी वैसे नहीं हुए जैसे पहले थे। वे उसे माँ नहीं कहते, बस मोनिका आंटी कहने की औपचारिकता निभाते। मोनिका के लौट आने के बाद समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने कानूनी राय दी। रमेश काका जो राजीव के मामा थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते? जिसने तुम्हें छोड़ा वो दोबारा पत्नी बनने के लायक नहीं है। राजीव शांत भाव से कहता, मैं रिश्तों को कागज पर नहीं तोलता। मामा जी, मैंने उसकी दयनीय हालत देखते हुए बस उसे घर में रहने का सहारा दिया है। हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं है। सुहानी ने एक दिन कहा, माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ वो होती है जो हमारे दर्द में साथ हो। अब तो हमारे बचपन के आंसू में भी नहीं थी। मोनिका टूट गई, मगर ये उसके कर्मों का ही फल था। एक दिन मोनिका बीमार पड़ी। राजीव ने डॉक्टर बुलाया। सुहानी ने देखा कि मोनिका बीमार पड़ी है, चुपचाप आंसू बहा रही है। वो पास आई, चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। पहली बार सुहानी ने चुपचाप मोनिका के पास आकर पानी का गिलास पकड़ाया। हम आपको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर से वैसे प्यार नहीं कर सकते। मोनिका ने उसकी आंखों में आंसू देखकर सिर झुका लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतना भी बहुत है बेटी, बस यही मेरा सच्चा दंड है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सुहानी धीरे से कहती है, आपको हमारी माँ बनने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत कर सकती हैं। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन कहती है, इतना भी बहुत है बेटी, बहुत है। कमला काकी एक दिन मोनिका से, मोनिका, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन ईमानदारी से पछतावा करना भी एक तपस्या है। शायद कभी ये तब तुम्हारे बच्चों के दिल को छू ले। अब समाज में लोग मोनिका से दूरी बनाने लगे थे। शादी ब्याह में बुलाया नहीं जाता। पड़ोस की महिलाएं फुसफुसाकर उसके बारे में बातें करती। देखो ना, जो औरत अपने बच्चों को छोड़ दे वो क्या समाज में इज्जत पा सकती है? मोनिका सुनती, चुप रहती। अब वह सिर्फ सेवा करती, पूजा करती और सबसे दूर रहने लगी थी। कमला काकी मोनिका को सहानुभूति देती और कहती, मोनिका, खुद को यूं मत सजा दो। लेकिन ये भी सच है कि समाज की नज़रों से ज़्यादा कठिन होता है बच्चों की नज़रें झेलना। धीरे धीरे वक्त सरकता गया। सुहानी अब 22 साल की हो चुकी थी, स्मार्ट, आत्मनिर्भर और अपने पापा की परछाई। एक प्रतिष्ठित परिवार से उसका रिश्ता तय हुआ। मोनिका ने सगाई की तैयारियों में मदद की, लेकिन एक दूरी थी। सुहानी राजीव से कहती है, पापा, क्या मैं उन्हें माफ़ कर पाऊंगी? मैं नहीं जानती। राजीव, बेटा, माँ वही होती है जो तुम्हें जन्म दे, लेकिन माफ़ वही करना चाहिए जिसने गलती मानी हो। तुम जैसे चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सगाई वाले दिन मोनिका ने चुपचाप एक कोना पकड़ा और पंडित जी की बातें सुनती रही। सगाई के बाद सुहानी धीरे से मोनिका के पास आई और पहली बार बोली, शायद मैं अब भी आपको माँ ना कह पाऊँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, हैं और रहेंगी। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। ये एक पहली स्वीकृति थी, अधूरी लेकिन सच्ची। सुहानी की शादी का दिन, जब कन्यादान की घड़ी आई, पंडित जी ने कहा, कन्यादान माता पिता दोनों मिलकर करें। राजीव थोड़ा झिझका। मोनिका पीछे हटने लगी, लेकिन सुहानी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा और मेरी माँ दोनों मेरा हाथ थामें। मोनिका की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। सुहानी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। ईशान अब कॉलेज में था। एक दिन उसने अचानक राजीव से पूछा, पापा, अगर मम्मी लौटकर ना आती तो आप क्या करते? राजीव थोड़ी देर सोचकर बोला, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा होता। शायद जिंदगी इतनी आसान ना होती, लेकिन तुम्हें मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि नफरत करना आसान है, लेकिन माफ़ कर देना बड़प्पन। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन माफ़ करने में ही असली इंसानियत है।
ईशान धीरे से कहता है, मैं माफ़ करूँगा, लेकिन एक दिन जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊँगा। ईशान की नौकरी लग गई। ईशान अब दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन जब भी छुट्टी में आता मोनिका से दूरी बनाए रखता। मोनिका ने उससे बात करने की कोशिश की। मोनिका ने कहा, ईशान बेटा, क्या तुम कभी मुझे फिर से माँ कह पाओगे? ईशान धीरे से, पता नहीं, मैं तुम्हें अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों की माँओं को देखता हूँ तो याद आता है मुझे भी माँ मिली थी, मेरा भी बचपन था। कितने दर्द में हम दोनों भाई बहन ने अपना बचपन जिया। आप हमें छोड़कर चली गईं किसी और के साथ। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे। तभी से हमारे लिए माँ बस खो गई हैं। मोनिका आंसू के साथ मुस्कुराकर कहती है, तुमने मुझे खोया नहीं बेटा, मैंने तुम्हें खो दिया था। राजीव अब उम्रदराज हो चुका था, शरीर से थक गया था, लेकिन बच्चों के लिए वो आज भी वही मजबूत स्तंभ बना था। रात को अपनी डायरी में लिखते हुए, मैंने मोनिका को माफ़ कर दिया मगर खुद को नहीं कर पाया। काश मैं कभी इतना खाली ना रहा होता कि वो कहीं और अपनापन ढूंढने निकलती। कुछ वर्षों बाद राजीव की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हार्ट की समस्या हुई। अस्पताल में अंतिम क्षणों में वह सबसे मिलना चाहता था। अस्पताल में ईशान और सुहानी उसके पास थे। मोनिका भी बैठी थी। राजीव कमजोर स्वर में, अब कोई परछाई नहीं, बस तुम सबका साथ चाहिए। मोनिका उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा पाप तो क्षमा योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने घर में और बच्चों के साथ रहने के लिए जगह दी। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। परछाइयाँ चाहे कितनी भी काली हों, अगर कोई उन्हें स्वीकार करे तो वे भी उजाले का रास्ता बन सकती हैं। गलती करने वाला भी इंसान होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और माफ़ी मांगना ही उसे फिर इंसान बनाता है। राजीव कमज़ोर स्वर में, मोनिका, तुमने जो भी खोया अब सब पा लिया है और मैंने एक पूरा जीवन पाया तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ। मोनिका कांपती आवाज़ में बोली, राजीव, अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें फिर पाना चाहूँगी, पर इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजीव खुद को कभी पूरी तरह निर्दोष नहीं मानता था, यही उसका बड़ा मानवीय पक्ष था। राजीव मुस्कुराया और चीर निद्रा में चला गया। राजीव की मृत्यु के बाद मोनिका ने अपना जीवन बच्चों और समाज सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। मोनिका ने एक फैसला लिया, वह अब दूसरों की टूटी जिंदगी को जोड़ने का काम करेगी। उसने स्त्री सहायता समूह की शुरुआत की, जहां पीड़ित, त्यागी, उपेक्षित औरतें आकर अपनी कहानी सुनाती थी। वह उन्हें नौकरी के अवसर दिलवाने लगी, आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी। ईशान अब माँ को सम्मान की दृष्टि से देखता था। सुहानी अक्सर फोन पर माँ से सलाह लेती। एक महिला ने कहा, आपने तो सब कुछ खो दिया था, फिर भी आज खड़ी हैं। हम तो आपके जैसे बन भी नहीं सकते। मोनिका की आंखों में पहली बार आत्मगौरव के आंसू थे। मोनिका अब स्त्री सशक्तिकरण की एक आवाज बन चुकी थी। एक कॉलेज में भाषण देते हुए उसने कहा, गलती करने वाला भी इंसान होता है, पर उसे दुगना दर्द तब होता है जब वो समझता है कि उसने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी खोया है। लेकिन अगर समाज हमें दोबारा जीने का अवसर दे तो हम परछाइयों से निकलकर प्रकाश बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती है, पर उनका परिणाम पूरे जीवन को प्रभावित करता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। एक बार जो परछाई बन जाती है वो जीवन भर साथ चलती है, चाहे उजाला कितना भी हो। हमारा इकलौता बेटा निखिल उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश गया था, लेकिन वहीं का होकर रह गया। अच्छी पढ़ाई के फलस्वरूप उसे वहाँ बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जॉब के 5 महीने के अंदर ही उसने अपनी सहकर्मी से शादी भी कर ली। मैं मन ही मन सोचती, सच में
आज की दुनिया बहुत ही तेज गति से भाग रही है। कुछ वक्त पहले तक मेरा निखिल खाने पहनने तक में मेरी सलाह लेता था। अब वह शादी जैसे अहम मुद्दे पर भी खुद ही फैसला लेने लगा। निखिल के व्यवहार से हम दोनों पति पत्नी बहुत ही निराश थे। विजय जी गंभीर स्वभाव के थे, इसीलिए प्रकट नहीं करते, लेकिन मुझसे अपनी उदासी छिपाई नहीं जाती थी। विजय मुझे समझाते, अनुराधा, उदास होने से कोई फायदा नहीं है। बेटा तरक्की कर रहा है, खुश है, ये सोचकर खुश रहो, ज़्यादा आशा ना लगाओ। मैं निराशाजनक लहजे से कहती, निखिल की तरक्की से तो मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारे बारे में सोचना भी तो उसका फर्ज है। इसे वो कैसे भूल बैठा। अपने देश में नौकरी करता, यहाँ की लड़की से शादी करता, हमें भी अपनी खुशियों में भागीदारी बनाता। वह तो विदेश का ही होकर रह गया। विजय मुझे समझाते हुए कहते, आज के युग में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश के नौजवान विदेश की चकाचौंध से आकर्षित होकर वहीं रस बच जाते हैं। हमारे कई रिश्तेदारों के बच्चों ने भी तो ऐसा ही किया है। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है बच्चों के ऐसे व्यवहार पर। मैंने कहा तो विजय ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो अनुराधा, निखिल के व्यवहार से साफ है कि वो लौटकर हमारे पास नहीं आ रहा है। अब तो उसके फ़ोन भी बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो बहुत ही चंद मिनटों के लिए, मात्र औपचारिकता। वह अपनी दुनिया में मस्त है। कुछ पल बाद उन्होंने फिर कहना शुरू किया, हमने बड़े प्यार व शौक से ये 2 मंजिला घर बनवाया था, क्योंकि दिल्ली में निखिल को नौकरी मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। वह भी हमेशा ऐसा ही कहा करता था। वह तो विदेश जाने के बाद अपनी कही सुनी सारी बातें ही भूल बैठा। खैर उस वक्त तो हमने यही सोचा था कि निखिल यहीं नौकरी करेगा और विवाह के बाद भी वह हमारे साथ ही रहेगा। यदि हम सबका तालमेल ठीक बैठा तब सब एक ही घर में रहेंगे। यदि एक दूसरे से असुविधा महसूस हुई तब अलग अलग ऊपर व नीचे रह लेंगे। इस तरह से साथ साथ और पास पास रह सकेंगे। मैंने उदासीनता से कहा, अब तो ना साथ साथ ना ही पास पास रहना हो पाएगा। विजय ने कहा कि ऊपर का हिस्सा हम किराए पर दे देंगे। मैंने सहमति देते हुए कहा, हाँ ये उचित रहेगा। इससे कोई तो बात करने के लिए मिलेगा। रुपया तो हमारे पास ठीक ठाक है, दोनों की पेंशन गुजर बसर के लिए काफ़ी है। ऊपरी मंजिल किराए पर देने से सूनापन व अकेलापन जाता रहेगा। इसी सोच विचार से हमने घर के बाहर टूलेट का बोर्ड लगा दिया। अगले ही दिन आलोक जी बातचीत के लिए आ पहुँचे। उन्होंने बताया कि वे बैंक में नौकरी करते हैं। उनका बैंक हमारी ही कॉलोनी में है। उनके बेटे रोहित का इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी कॉलोनी के पास है, इसलिए वे हमारा घर किराए पर लेने के इच्छुक हैं। हम दोनों को वे बेहद शालीन व सभ्य मालूम हुए। हमने उन्हें घर किराए पर दे दिया। इतवार के दिन वे लोग हमारे घर में शिफ्ट हो गए। विजय ने उनसे आग्रह किया, आलोक जी, आज आपको सामान ठीक करना है, इसलिए आप लोग लंच हमारे साथ कीजिए। हंसमुख स्वभाव के आलोक जी ने कहा, चलिए यही ठीक रहेगा। एक दिन तो अपने हाथ के खाने से छुटकारा मिलेगा। और वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। आलोक जी अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ लगभग 1:30 बजे खाना खाने आ गए। रोहित को देखकर मुझे बार बार मेरे निखिल की याद आ जाती। ठीक वही रंग रूप, कद काठी, उठने बैठने, बातें करने का तरीका भी बहुत ही मिलता जुलता। रोहित से बात करने, उसे खिलाने में मुझे एक विशेष आनंद महसूस हो रहा था। आलोक जी और रोहित के आ जाने से हमें स्वतः ही घर में चहल पहल सी महसूस होने लगी। अगले दिन सुबह रोहित की तेज आवाज़ सुनाई दी, नहीं,
मैं नहीं पीऊंगा हॉर्लिक्स, मुझे कॉफ़ी ही पीनी है। आलोक जी मनुहार करते हुए बोले, आज पी लो बेटा, बना दिया है, कल से कॉफ़ी ही बना दूंगा। रोहित बालकनी से चिल्लाते हुए बोला, मैंने कह दिया ना, नहीं पीऊंगा तो बस नहीं पीऊंगा, मेरे पीछे मत पड़िए। और वह तेजी से सीढ़ी उतरकर गेट के बाहर निकल गया। आलोक जी ये कहते हुए उसके पीछे दौड़े, थोड़ा रुको, मैं तुरंत कॉफ़ी बना देता हूँ, प्लीज़ पीकर जाओ बेटा। रोहित तो गेट से बाहर निकल चुका था। आलोक जी के पहुँचते पहुँचते वह तो बाइक स्टार्ट करके 9 2 11 हो चुका था। हम दोनों पति पत्नी बागबानी करने में लगे हुए थे। हम दोनों ने बाप बेटे की सारी बातें सुनी, लेकिन अनसुने से बने अपने काम में मगन रहे। आलोक जी ऊपर जाने के पहले 1 मिनट के लिए रुके और बोले, आपका बगीचा काफ़ी सुंदर है, आप दोनों का ही बागबानी में मन लगता है, आपने अपने रसोई गार्डन में भी काफ़ी कुछ लगा रखा है। विजय ने हाथ धोते हुए कहा, काफ़ी कुछ तो नहीं, हाँ कुछ कुछ लगा दिया है। आलोक जी क्या बताऊं, ताजी ताजी भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर, पालक का स्वाद ही कुछ अलग होता है। विजय ने उनसे कॉफ़ी का आग्रह किया, लेकिन वे असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए व्यस्तता का बहाना बनाकर ऊपर लौट गए। अगले दिन फिर रोहित के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, आपने क्यों कॉफ़ी बनाई? मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, मैं हॉर्लिक्स पीऊंगा। आलोक ने आहत स्वर में कहा, तुम तो हद करते हो बेटा, आज कॉफ़ी बना दी तो तुम्हें हॉर्लिक्स चाहिए। रोहित बदतमीजी से बोला, आप ये सब क्यों करते हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, खुद बना लूंगा। आलोक जी ने प्यार से कहा, मुझे तुम्हारे लिए करना अच्छा लगता है बेटा। रोहित ने सख्त लहजे में कहा, मुझे बुरा लगता है। रोहित यह आया वह गया कि तर्ज पर तेजी से बाइक से चलता बना। बेचारे आलोक जी दौड़कर भी उसे रोक ना पाए। हम पति पत्नी बागबानी के बाद चाय का कप लेकर बगीचे में ही बैठे थे। विजय ने आज फिर आलोक जी से चाय का आग्रह किया। आलोक जी मना नहीं कर पाए। साथ चाय पीना, कुछ हल्की फुल्की बातें करना हम तीनों को ही अच्छा लगा। आज इतवार का दिन था। पिता बेटे में बहस हो रही थी। तेज आवाज रोहित की थी। हम दोनों सोच ही रहे थे कि ऊपर जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। तभी रोहित बंदूक से छूटी गोली की तरह तेजी से जैसे दंदनाता हुआ निकला। गेट के बाहर कार में 7 8 लड़के लड़कियां लदे हुए थे तथा हो हल्ला कर रहे थे। रोहित भी उसमें सवार हो हल्ले में शामिल हो चलता बना सबके साथ। आलोक जी पूछते ही रह गए, कब तक लौटोगे, ये तो बताते जाओ। लेकिन रोहित को उन्हें सुनने व जवाब देने की सुध हो तब ना। हमें देख आलोक जी हमारे साथ ही आ बैठे। हमारे आग्रह पर उन्होंने चाय नाश्ता हमारे साथ ही किया। 1 घंटे बाद आलोक जी ऊपर जाने का उपक्रम करने लगे। मैंने कहा, भाई साहब रोहित भी बाहर गया हुआ है, आप हमारे साथ ही लंच कर लीजिए। पहले तो वे कुछ सकुचाए, लेकिन बार बार आग्रह करने पर राजी हो गए। खाना तो हम तीनों ने मिलकर बनाया। आलोक जी विजय तो रोज ही मेरी कुकिंग में हेल्प करते थे। आलोक जी भी ये कहकर साथ हो लिए, चलिए मैं तो रोज ही खाना पकाता हूँ, थोड़ी हेल्प किए देता हूँ। साथ साथ काम करते हुए काफ़ी औपचारिकताएं खत्म हो गई, इसलिए हम खुलकर बातें करने लगे। मैंने ही शुरू किया, भाई साहब बुरा ना माने तो एक बात जानना चाहूँगी, वैसे इच्छा ना हो तो ना बताइएगा। आलोक जी अचंभित से बोले, कैसी बातें करती हैं बहन जी, जो पूछना हो पूछ लीजिए। मैंने कहा, भाई साहब मुझे यह बात बहुत उलझन में डालती है कि आपने अपने घर में अपनी पत्नी की एक भी फोटो नहीं लगाई है। आलोक जी धीरे से बोले, बहन अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तब फोटो लगाने का क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा, रिश्ता नहीं रहा मतलब वे जीवित हैं? आलोक जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वो जीवित है
उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने आश्चर्य से कहा, यह सब कैसे ऐसे हो गया? आलोक जी बोले, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूँ। बैंक इतना पैसा तो देता है कि ढंग से जीवन बसर हो जाए, लेकिन उसे बहुत ही हाई फाई वाली जिंदगी पसंद थी। उसके पिताजी उच्च सरकारी ऑफिसर थे, जिन्हें सैलरी के अलावा रिश्वत व उपहारों की भी आमदनी होती थी। वह अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है, इसलिए बेहिसाब पैसा खर्च करने की नहीं बल्कि बर्बाद करने की भी उसे पूरी आदत थी। मेरे पास उसके मायके जैसी आमदनी ना थी। मैं अपनी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में सौंप देता, लेकिन मेरी तनख्वाह तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित होती। रुपए पैसे को लेकर वह मुझसे झगड़ती रहती। वह भी पढ़ी लिखी थी। मैंने उससे कहा, तुम भी कोई नौकरी कर लो, आमदनी बढ़ने से मनमर्जी खर्च कर सकोगी। वो कहती, मेरे मम्मी पापा को ये पसंद नहीं कि उनकी राजकुमारी बेटी किसी की यहाँ नौकरी करे। मैं कहता, आजकल तो बड़े बड़े घर की लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, इसलिए झगड़ने से अच्छा है कि अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। वह कहती, हमारी सोसाइटी में मेरी मम्मी की एक सहेली है, उनके पति भी बैंक मैनेजर हैं, वे तो अच्छा कमा लेते हैं। वे लोग तो बड़े ठाट बाट से रहते हैं। उन्हें देखकर ही तो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कही थी। मैंने उसे समझाया, देखो रश्मि, मैं रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत मानता हूँ। तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो, मत करो, मेरी तनख्वाह में शांति से रहो। रश्मि को तो ऊपरी कमाई का नशा चढ़ा हुआ था। उसने बचपन से ऊपरी कमाई का मजा उठाया था। वो मायके से रुपया लाना चाहती थी, जिसके लिए मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि यदि वह वहां से पैसा लाएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रश्मि ने मितव्ययिता से रहना सीखा ही ना था, इसलिए पैसे के लिए रोज झगड़ना ही उसका काम बन गया था। रोहित का तगाजा देने से भी वह नहीं रुकती था। रोहित का तगाजा देने से भी वह नहीं रुकती थी। मैंने कहा, अच्छा, अमीर मायका होने के कारण समझौता ना कर पाई और मायके जा बैठी। आलोक जी ने कहा, मायके जा बैठती तो इतना दुख ना होता, लेकिन वह तो। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। हम सभी शांत हो गए। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, उस दौरान मेरा एक कॉलेज का दोस्त शेखर ऑफिस के काम से आया तथा मेरे घर पर मिलने भी आया। वह आया था तो 2 दिनों के लिए, लेकिन ये कहते हुए हफ्ते भर के लिए रुक गया कि यार अब आया हूँ तो रुक जाता हूँ, बार बार आना तो होता नहीं, इसी बहाने अपने दोस्त से जी भर के बातें भी हो जाएगी। मैं भी खुश हो गया कि चलो अच्छा है, इसी बहाने पुरानी यादें ताज़ा होंगी और रश्मि के झगड़ों से छुट्टी भी मिल जाएगी। बैंक में ऑडिट के कारण मैं चाहकर भी छुट्टी ना ले सका, इसीलिए दिन में मैं ऑफिस और रोहित स्कूल चले जाते थे। इस बीच रश्मि और मेरे दोस्त शेखर को बातचीत का अच्छा मौका मिलता। दोनों के ही विचार मिलते थे। शेखर भी सरकारी अफसर था तथा अपने पद का फायदा उठा तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपरी कमाई करता था। दोनों ने साथ रहने का फैसला ले लिया। मैं सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। उस दिन मैं रोहित के पास बैठकर समाचार पत्र देख रहा था। रोहित अपना होमवर्क कर रहा था। शेखर आधे घंटे में लौटने को कहकर बाहर गया था। तभी रश्मि ने बिना प्रस्ताव उपसंहार के कहा, मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। अचानक पड़े प्रहार से मैं अचकचा सा गया, फिर भी स्वयं को संभालते हुए कहा, थोड़ा समझो रश्मि, मेरी जैसी या मेरे से कम तनख्वाह पाने वाले मेरे सहकर्मी सभी तो शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। चिकने घड़े की तरह रश्मि पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह प्रतिवाद में बोली, और लोग कर लेते होंगे इतनी तनख्वाह में गुजर बसर, मुझसे नहीं होती। मैं रोज की खींचतान से परेशान हो गई हूँ। मैंने फिर कोशिश करते हुए कहा, रश्मि, ज़रा रोहित के बारे में तो सोचो। इस कच्ची उम्र में उसे माता पिता
दोनों का प्यार व संरक्षण चाहिए। रश्मि तो फैसला ले चुकी थी, इसलिए पूर्ववत ही बोली, तुम उसे माँ बाप दोनों का ही प्यार और संरक्षण देना। मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं भी अपना आपा खो बैठा। चीखते हुए कहा, अरे बेशरम, कम से कम शेखर के जाने का तो इंतजार कर लेती। सालों बाद तो मैं अपने जिगरी दोस्त से मिला हूँ। 4 दिन तो खुशी से जी लेने देती। वह तो अच्छा है कि वह अभी यहाँ नहीं है, वरना मेरी पारिवारिक स्थिति देखकर वह कितना दुखी होता। रश्मि ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। वे मेरे लिए सही जीवन साथी हैं। न आमदनी की चिंता और न ही खर्चे का हिसाब। जैसे चाहो कमाओ और जी भरकर उड़ाओ। हम दोनों के सोच भी पूरी तरह मिलती है। रश्मि की बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। सारी बातें समझ में आने लगी। मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए नहीं रुका था, बल्कि अपने दोस्त की असंतुष्ट बीवी को अपने जाल में फंसाने के लिए रुका था। शेखर की पत्नी का 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। असंतुष्ट रश्मि को उसने भांप लिया और दो के झगड़े में तीसरे का फायदा वाली कहावत चरितार्थ कर बैठा। मैं इन सब बातों से अनजान अपनों के हाथों ठगा गया। बस उस समय से रश्मि गई तो गई। बाद में हमारा कानूनी तलाक भी हो गया। खाना बन चुका था, लंच का समय भी हो चुका था, लेकिन आलोक जी की जीवन गाथा सुन अजीब सी निराशा पसर गई थी। हम सभी मौन थे। आलोक जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या बहन जी, खाना नहीं खिलाइएगा? मैंने उठते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर भाई साहब, अभी लगाती हूँ। आलोक जी ने धीरे से कहा, मेरा डाइवोर्स हुए 13 वर्ष हो चुके हैं। अब तो इस दर्द के साथ जीने की आदत सी हो गई है। खाना खाने के बाद हम तीनों हॉल रूम में आकर बैठ गए। विजय ने पूछा, आलोक जी, आज आपने अपनी पत्नी के बारे में बताया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। मैं आपके और रोहित के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आपके प्रति बहुत ही रूखा व सख्त है, जो सही नहीं। कुछ तो बताइए, शायद हम कुछ मदद कर सकें। आलोक जी ने कहा, सच कहूँ तो मुझे इस हेतु मदद की ज़रूरत है भी, किंतु मैं किसी से कहने से झिझकता हूँ कि भला मेरी पर्सनल समस्या में क्यों कोई दिलचस्पी लेकर हेल्प करेगा। आपने पूछा है तो मैं आभारी हूँ और आपको ज़रूर बताता हूँ। रश्मि मुझे छोड़कर चली गई। कच्ची उम्र का नन्हा रोहित देख सुन तो सब रहा था, लेकिन समझ कम रहा था। रश्मि के जाने के बाद उसे रश्मि से तो नफरत हो गई, लेकिन प्यार वह मुझसे भी नहीं कर सका। उसी ने बेडरूम में लगी हमारी सारी फोटो कचरे के डब्बे में डालते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, दोबारा इनकी फोटो मत लगाइएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि रोहित मुझे एक कमज़ोर इंसान मानने लगा है, जो अपनी पत्नी को न संभाल सका। भला वो क्या कर सकेगा? मम्मी पापा की रोज की किचकिच ने उसका बचपन बर्बाद कर दिया। इन झगड़ों से शायद वह खुद को असुरक्षित महसूस कर वह सख्त व रूखा बन बैठा है। मैंने कहा, आपने ठीक कहा भाई साहब। माता पिता के झगड़ों से चिढ़कर उसने आपके साथ सख्त व रूखा व्यवहार अपना लिया है। वो आपको अपमानित करके संतुष्ट होता है। विजय ने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। वो आपको बेइज्जत करने का मौका ढूंढता रहता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि वह अपने हम उम्र के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तभी तो उसके इतने सारे दोस्त हैं। हमें उसके मन से इस गलत धारणा को निकालना होगा कि उसके पापा एक कमज़ोर इंसान हैं। हमें ये कोशिश करके उसे समझाना होगा कि उसके पापा एक मजबूत इंसान हैं, जिन्होंने अपना जीवन उसकी परवरिश के लिए निछावर कर दिया। वे भी तो दूसरी शादी कर सकते थे, तब उसका क्या होता? उन्होंने स्वयं से ज़्यादा रोहित पर ध्यान दिया। हम तीनों की कोशिश से
मुझे पूरा विश्वास है कि रोहित का पूरा मैल धुल जाएगा तथा एक निर्मल कोमल रोहित विकसित हो सकेगा। आप लोगों के सहयोग से यदि रोहित बदल जाता है तो मेरा जीवन धन्य हो उठेगा। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आलोक जी भाव विवल हो बैठे। मैं तुरंत बोली, कर दी ना भाई साहब परायों वाली बात। अरे अपनों के बीच एहसान कहाँ से आ गया। विजय बोले, देखिए आलोक जी, हमने अपने बेटे निखिल को प्यार से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। आज वह विदेश में जा बैठा है तथा परायों सा व्यवहार कर रहा है। वो खुश है, ये सोचकर हम भी खुश हो लेते हैं। अब अपनी आंखों के सामने रोहित को भटकते देख रहे हैं। हम सब उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, जरूर फायदा होगा। हम तीनों ने मिलकर तय किया कि ऑफिस के काम के बहाने आलोक जी एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाए, जिससे हम रोहित के करीब आ सके। आलोक जी ने तय प्रोग्राम के अनुसार रोहित को बाहर जाने का प्रोग्राम बता दिया। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आलोक जी अपना सामान लेकर जा रहे थे। वो बेपरवाह औधे मुंह लेटा रहा। अगले दिन सुबह विजय मिठाई फल पनीर सैंडविच एक थर्मस में मिल्कशेक व एक थर्मस में हॉर्लिक्स व एक थर्मस में कॉफ़ी लेकर ऊपर रोहित के पास पहुंच गए। रोहित मैगी बनाने की तैयारी कर रहा था। विजय ने गर्मजोशी से गुड मॉर्निंग करते हुए कहा, आओ बेटा साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित चुपचाप किचन से निकल आया। बोला, मुझे बेटा मत कहा कीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। विजय ने कहा, ठीक है, दोस्त कहूँगा या रोहित ही बोलूँ। रोहित बोला, जो बोलना हो बोलिए, बस बेटा मत कहिए। विजय और रोहित ने नाश्ता कर लिया। रोहित ने सभी चीजें शौक से खाई। विजय ने पूछा, बोलो दोस्त, कॉफी पियोगे या गर्मा गर्म हॉर्लिक्स? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी दे दीजिए। विजय ने छेड़ते हुए कहा, नहीं दोस्त, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे क्या पता कि आज तुम्हें क्या पीना है, इसलिए मैं दोनों ही ले आया हूँ। रोहित ने हंसते हुए कहा, आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए। आलोक जी से फ़ोन पर बात हुई। सुबह नाश्ते का वाकया सुन के वे खुश होकर बोले, वाह विजय जी, ये तो कमाल हो गया। वह अपने हम उम्र के अलावा तो किसी से हंसकर बात नहीं करता। 2-2:30 बजे के लगभग रोहित कॉलेज से लौटकर ऊपर जाने वाला था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, रोहित, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। यदि यहाँ बैठकर खाओगे तो लगा देती हूँ, वरना ऊपर ले जा सकते हो। 2 पल वह ठिठका और बोला, दे दीजिए। मैंने आलोक जी से रोहित की पसंद जान ली थी। उसकी पसंद का पनीर बटर मसाला, दाल तड़का, जीरा राइस, बूंदी का रायता, सलाद उसे लगाकर दे दिया। रात में विजय खाना लेकर ऊपर ही चले गए। रोहित टीवी देख रहा था। उन्हें देख अचकचाकर बोला, इतना परेशान मत होइए, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता। विजय कब चुप रहने वाले थे। दोस्त, आज आंटी के हाथों का खाना बना खा लो, कल डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, मुझे और आंटी को भी बहुत पसंद है। दोनों ने साथ खाना खाया। कुछ बातचीत भी हुई। रोहित ने भी बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। विजय चलते समय बोले, ओके फ्रेंड, गुड नाइट, सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। रोहित गुड नाइट कहते हुए बोला, अंकल, ब्रेकफास्ट पर एक शर्त पर मिलूंगा, आप ब्रेकफास्ट ऊपर नहीं लाएंगे, मैं नीचे आकर लूंगा। विजय ने खुश होकर कहा, चलो यही तय रहेगा। विजय बेहद खुश थे कि रोहित ने अपनेपन से उन्हें अंकल शब्द से संबोधित किया था। पहले ही दिन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि मुझे मेरा रोहित वापस मिल जाएगा। फोन पर भाव विभल होकर आलोक जी बोले। अगले दिन 8 बजे के पहले ही रोहित खुद ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गया। मैं टेबल ठीक कर रही थी। आते ही वह बोला, गुड मॉर्निंग आंटी, आपके हाथों में जादू है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने उसे थैंक्स कहते हुए सिर हिला दिया, जिसका उसने प्रतिवाद नहीं किया। हम तीनों ने साथ ही नाश्ता किया। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने पूछा, रोहित, तुम अपनी पसंद बता देते,
तब मैं लंच में वही बनाती। उसने कहा, आंटी आप इतना अच्छा बनाती हैं कि कुछ भी बनाइए अच्छा ही बनेगा। मैंने कहा, फिर भी तुम्हारी पसंद का खाना बनाने का दिल कर रहा है। उसने कहा, मुझे छोले चावल साथ में प्याज व हरी मिर्च का रायता बहुत पसंद है। मैंने कहा, ठीक है मैं यही बनाऊंगी। रात में तो तुम्हारा डबल चीज पिज्जा खाने का मन है ना। रोहित ने कहा, आंटी यदि आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपके हाथ का बना खाना ही खाना चाहूंगा। हम पति पत्नी रोहित के व्यवहार से बेहद खुश हुए। उसने औपचारिकता त्याग कर मेरे हाथ के खाने की फरमाइश की। आलोक जी से फोन पर बात होती रहती थी। वे ये जानकर खुशी से बोले, विजय जी आप लोगों ने बहुत जल्दी उसके दिमाग की खिड़की खोल दी। चलिए अब हमें रोशनी डालने की जगह तो मिल गई। आज रोहित का कॉलेज बंद था। हमने पूरा दिन ही रोहित के साथ बिताने का प्रोग्राम बनाया। सुबह 9 बजे तक वह आ गया। मैंने टेबल ठीक करते हुए कहा, बेटा आज मैंने साउथ इंडियन डिशेस बनाई है। तुम्हें यदि पसंद ना हो तो तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। मैंने गौर किया। मेरे बेटा संबोधन पर उसने ऐतराज नहीं जताया। रोहित ने झट से कहा, नहीं आंटी मुझे तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है। मैं तो यही खाऊंगा। नाश्ते के बाद हम तीनों कॉफी लेकर बालकनी में चले आए। रोहित अब काफी अपनेपन से बातें करने लगा। हमने उसे निखिल का एल्बम दिखाया। उसने निखिल व उसकी पत्नी तथा बेटी के बारे में भी काफी बातें की तथा बोला, निखिल भैया को आप लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कम से कम फोन से तो बराबर बातें करनी चाहिए थी और साल में एक बार तो आप लोगों से मिलने के लिए उन्हें आना चाहिए था। मैंने कहा, रोहित बेटा कुछ बच्चे ऐसा कर जाते हैं। माता पिता तो अपना सब कुछ बच्चों पर लगा देते हैं। वे खुद से ज़्यादा बच्चों की चिंता करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी की मंजिल तय करते समय उन्हें रास्ते में अकेला छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी उन्नति व स्वार्थ के नशे में माता पिता को भुला बैठते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि यदि माता पिता ने उन्हें भी भुला दिया होता तब वे किस लायक होते। मेरी बातें सुनने के बाद रोहित शांत भाव से कुछ सोचने लगा। हमने टटोलते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, एकदम शांत हो गए हो? नहीं आंटी यूं ही, उसने बात टालते हुए कहा। हम दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे कि रोहित आलोक जी के प्रति स्वयं के व्यवहार की समीक्षा कर रहा था। विजय ने देखा लोहा गर्म है, चोट करना सही रहेगा। वे उसे टटोलते हुए बोले, दोस्त तुमने अपने पापा के प्रति काफी रूखे हो। क्या बात है? दोस्त मानते हो ना मुझे? इतना जानने का तो अधिकार है मेरा। रोहित धीरे से बोला, अंकल मैं चाह कर भी पापा के साथ सहज नहीं रह पाता हूँ। अभी वे नहीं हैं तो उनकी कमी महसूस करता हूँ, लेकिन सामने होते हैं तो चिढ़ ही होती है उनसे। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने बचपन में मम्मी पापा को हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखा है। वह 2 पल रुककर फिर बोला, पापा मम्मी को अपनी बात समझाने में असमर्थ रहे, इसीलिए वे मुझे बेहद कमजोर इंसान लगते हैं। विजय ने समझाते हुए कहा, बच्चों का मन मस्तिष्क बहुत ही भावुक व कोमल होता है। वह बड़ों की बातों को देखता सुनता तो है, लेकिन पूरी तरह से समझने में असमर्थ होता है। वो अपनी छोटी समझ से एक धारणा बना लेता है। तुम मेरे बेटे समान हो, तुम्हारा भला चाहता हूँ। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगा। विजय ने समझाना जारी रखते हुए कहा, दोस्त तुम्हारे पापा एक कमज़ोर नहीं बहुत मजबूत इंसान हैं। तुम्हारी मम्मी को मैं जितना समझ पाया हूँ वह यह कि उन्हें धन दौलत की बेहिसाब भूख थी। वे तुम्हारे पापा से रिश्वत लेने के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी। रोहित बैंक मैनेजर को इतनी तनख्वाह तो मिलती है कि वह एक सम्मानीय जिंदगी जी सकता है। ईमानदारी तो चरित्र का अनमोल गहना है। तुम्हारे पापा जैसे इंसान का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तुम्हारे पापा को बीवी व दोस्त ने धोखा दिया। वह ऐसा घाव है जो नासूर बनकर तुम्हारे पापा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है।
अपनों के धोखे को सहज कर जिंदगी को कर्तव्य की भांति निभाना किसी कमजोर इंसान के बस की बात नहीं है दोस्त। तुम्हारे पापा तुम्हारी अच्छी परवरिश के लिए अपने दुख को दरकिनार कर कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। तुम अपना कंफ्यूजन दूर करो तथा अपने पापा का आदर सम्मान करके खुद को लायक बेटा सिद्ध करो। अगली सुबह आलोक जी लौट आए। जैसे ही उनकी टैक्सी गेट के सामने रुकी, हमसे पहले रोहित गेट तक पहुंच गया। उसने जल्दी से टैक्सी का गेट खोला। आलोक जी बाहर निकले। उसने उनके पैर छुए और पूछा, कैसे हैं पापा? आलोक जी भाव विभल होकर बोले, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें देखकर सफर की सारी थकान दूर हो गई। और रोहित को गले से लगा लिया। रोहित खुश था। वह पापा के हाथों से बैग लेकर ऊपर चला गया। आलोक जी विजय के गले से लग गए। हम लोगों ने आलोक जी के चेहरे पर अद्वितीय खुशी देखी। गुस्सैल रोहित को स्नेहमयी रोहित में बदला हुआ देखकर आलोक जी बोले, आप लोगों ने कमाल कर दिया, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। मैं कैसे आप लोगों का एहसान चुकाऊं? विजय बीच में ही बात काटते हुए बोले, दोबारा एहसान का जिक्र ना करिएगा। अभी जल्दी से ऊपर जाइए, आपका बेटा इंतजार कर रहा है। आलोक जी व रोहित से हमारा एक अनोखा रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते ने रोहित को तो सही मार्ग दिखाया ही, हमें अकल्पनीय तोहफा दे दिया। आज रोहित एक कुशल इंजीनियर है। सुंदर व सुशील नेहा उसकी पत्नी है और दो प्यारे प्यारे बच्चों ने घर आंगन गुलजार कर दिया है। हम पति पत्नी का मन बेटा बहू पोता पोती के लिए तरसता था। अकेलेपन में हम आंसू बहाते थे। आज रोहित के कारण वह खाली स्थान गुलजार हो उठा है। ऐसा एहसास होता है कि रोहित के रूप में निखिल मिल गया है। सच में माइनस माइनस प्लस हो गया। मरुस्थल सा बना हमारा मन, रिमझिम फुहार से सराबोर हो उठा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।